students, let's start our very first chapter of NCLEX which is acid base balance. So हम सबसे पहले तो डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि एसिड बेस बैलेंस होता क्या है. एसिड बेस बैलेंस हमारी बॉडी की एबिलिटी है हमारे पीएच को एक नॉर्मल या फिर एक नैरो रेंज में मेंटेन करके रखने की. तो सेकंड क्वेश्चन आता है कि ये पीएच को एक नैरो रेंज में रखना इतना ज़रूरी क्यों है. तो हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं. इन एंजाइम्स को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए एक नैरो पीएच की ज़रूरत होती है. दूसरा है सेलुलर मेटाबॉलिज्म. सेलुलर मेटाबॉलिज्म मीन्स कि जो भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस होंगी उनको भी प्रॉपरली काम करने के लिए एक नैरो पीएच की ज़रूरत होगी. एंड नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स का भी एक प्रॉपर बैलेंस हमारी बॉडी में रखने के लिए हमारा जो पीएच है वो प्रॉपर मेंटेन रहना चाहिए. एंड नेक्स्ट इज ऑर्गन फंक्शन एंड प्रोटीन्स. सो हमारे ऑर्गन्स को भी प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए एक नैरो पीएच की जरूरत है. एंड प्रोटीन्स भी एक नैरो पीएच के अंदर ही प्रॉपरली काम कर पाते हैं. अदरवाइज वो अपना शेप स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं अगर पीएच चेंज होता है. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नॉर्मल पीएच क्या होता है. सो हमारा नॉर्मल पीएच 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में होता है. अगर 7.45 से पीएच ज्यादा हो जाए तो उसे हम बोलते हैं एल्केलीमिया. एंड अगर 7.35 से कम हो जाए तो इसे हम बोलते हैं एसिडीमिया. अब एसिडीमिया और एल्केलीमिया डिपेंड करता है हमारी बॉडी में हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट हाइड्रोजन आयन. ओके, सो हमारी बॉडी में जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे उतना ही हमारा पीएच कम होगा. यानी कि अगर हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज तो पीएच विल डिक्रीज. एंड अगर हाइड्रोजन आयंस कम होंगे तो पीएच इंक्रीज कर जाएगा. यानी कि अगर हाइड्रोजन आयन डिक्रीज तो पीएच विल इंक्रीज. अभी हमने क्या देखा कि जब पीएच कम है पीएच डिक्रीज यानी कि 7.35 से अगर पीएच कम हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं एसिडीमिया. एंड जब पीएच 7.45 से ज्यादा हो रहा है यानी कि पीएच इंक्रीज तो उसे हम क्या बोल रहे थे एल्केलीमिया. यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर हमारी बॉडी में ज्यादा है तो वो एसिडीमिया कॉज करेगा. यानी कि बॉडी में एसिड इज मोर. एंड अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है तो बॉडी में क्या होगा एल्केलीमिया यानी कि एसिड इज लेस. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एसिड क्या होता है एंड बेस क्या होता है. सो एक्चुअली एसिड एंड बेस को समझने से पहले आपको हाइड्रोजन आयन पता होना चाहिए था. सो दैट इज व्हाई वी डिड दैट अर्लियर. तो एसिड क्या है. एसिड कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर सकता है. यानी कि ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा. डोनेट्स हाइड्रोजन आयन. इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. हमारी बॉडी में एक कार्बोनिक एसिड नाम का एसिड होता है. सो वी विल टेक इट्स एग्जांपल. कार्बोनिक एसिड जब ये फर्दर ब्रेक डाउन करता है तो ये दो चीजें रिलीज करता है. फर्स्ट इज हाइड्रोजन आयन एंड द सेकेंड वन इज बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट इज अ टाइप ऑफ बेस. तो ये जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या कर रहा है बॉडी में एसिडीमिया कॉज करने का काम करेगा. सो नेक्स्ट इज बेस. तो बेस इज अपोजिट ऑफ एसिड. एसिड क्या करता है हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर सकता है. सो बेस क्या करता है बेस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेता है. एक्सेप्ट्स हाइड्रोजन आयन. तो अगर ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकता है या फिर ये क्या करता है बाइंड कर लेता है हाइड्रोजन आयन को तो उससे क्या होगा कि ये हमारी बॉडी में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कम करेगा. एंड हियर यू शुड नो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस जो हमारी बॉडी में है दैट इज बाइकार्बोनेट.
Bicarbonate is one of the most important bases that is present in our body. So next we will talk about pH. We will try to understand pH from hydrogen ion perspective. So pH will depend upon the concentration of hydrogen ions in our blood. So if hydrogen ions are more, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे यानी कि pH क्या होगा, कम होगा, तो हमें हमारी बॉडी में कौन सा डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, एसिडोसिस और एसिडीमिया. Disorder is acidosis. And if hydrogen ions are less, that means our pH will increase and this will lead to alkalosis. (7.35 to 7.45 is the normal range. ओके तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बफर्स. सबसे पहले लेट्स नो कि बफर्स होते क्या हैं. बफर्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो या तो हाइड्रोजन आयन को बाइंड कर ले या फिर हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर दे, डिपेंडिंग अपॉन कि बॉडी की नीड्स क्या है. तो बफर्स इतने मैटर क्यों करते हैं? जैसे कि हमारी बॉडी में हर टाइम, हर एक सेकेंड काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, यानी कि केमिकल मेटाबॉलिज्म चलता ही रहता है. मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या होता है, काफ़ी सारे हाइड्रोजन आयंस की फॉर्मेशन होती है. जब मेटाबॉलिज्म होगा तो हाइड्रोजन आयंस की प्रोडक्शन होगी. अब अगर इनको कंट्रोल करने के लिए विद इन सेकेंड्स कोई सिस्टम नहीं है तो बॉडी में हाइड्रोजन आयंस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर जाएंगे. एंड अगर हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज तो वी लर्न कि पीएच विल डिक्रीज. सो अगर हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज करके पीएच विल डिक्रीज एंड बॉडी प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगी. सो दैट इज वाई हमारी बॉडी में बफर्स होते हैं. So the four major types of buffer that our body has. पहला hemoglobin buffer system, second plasma protein buffer system, third one is carbonic acid and bicarbonate buffer system, and the fourth one is phosphate buffer system. This one is actually very important. So अभी हम एक एक करके सभी buffer systems को one by one study करेंगे. Okay, so next we are going to start hemoglobin buffer system. तो हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम समझने से पहले एक लाइन जो आपने याद रखनी है विच इज हीमोग्लोबिन एक्ट्स एज हाइड्रोजन आयन का स्पंज. यानी कि हीमोग्लोबिन एक स्पंज की तरह एक्ट करता है जो हाइड्रोजन आयन को सोखेगा. ओके, तो हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम एक इंट्रासेलुलर बफर सिस्टम है. इंट्रासेलुलर का मतलब है कि ये सेल के अंदर प्रेजेंट होगा. सेकेंड, तो ये काम कैसे करता है? आपको पता है कि हमारी बॉडी में हर सेकेंड बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं. केमिकल रिएक्शंस का बाय प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमारी बॉडी जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी उसके बाद वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जाती है हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर. रेड ब्लड सेल के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करती है एंड कार्बोनिक एसिड बनाती है. ये जो कार्बोनिक एसिड है ये फर्दर डिसोसिएट होके हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट में चेंज होता है. तो अभी हमने देखा कि जो हीमोग्लोबिन है वो एक्ट करती है एक स्पंज की तरह. स्पंज में भी वो क्या सोख करती है? हाइड्रोजन का आयन. तो ये जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पर कार्बोनिक एसिड के ब्रेकडाउन के बाद जो हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस हुआ है, ये हाइड्रोजन आयन तो हीमोग्लोबिन के साथ जाके बाइंड कर जाएगा. अब बाइंड कर जाएगा यानी कि हमारा जो पीएच में चेंजेस आने थे वो नहीं होंगे. तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये बाइकार्बोनेट आयन के साथ क्या होता है? ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये यहाँ से जाएगा हमारे प्लाज्मा में. अभी देखिए ये जो बाइकार्बोनेट आयन है दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन. ये नेगेटिव चार्ज, तो ये हमें क्या बताते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है. तो अगर ये सेल से बाहर मूव कर रहा है यानी कि सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज विल इंक्रीज. बट हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्या होता है कि जैसे ही एक बाइकार्बोनेट आयन बॉडी से बाहर मूव होता है वैसे ही एक क्लोराइड का आयन विल गो इनसाइड द सेल. एक बाइकार्बोनेट का आयन सेल से बाहर गया
उसे बैलेंस करने के लिए एक क्लोराइड का आयन विल मूव इनसाइड द सेल। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। एंड ये क्लोराइड शिफ्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखने के लिए। तो यहाँ से आपको समझ आया कि दो साइमल्टेनियस पाथवेज चलते हैं। कौन से पाथवेज? एक तो हाइड्रोजन आयन का पाथवे, दूसरा बाइकार्बोनेट आयन का पाथवे। हाइड्रोजन आयन पाथवे में ये जो हाइड्रोजन है ये कंबाइन करती है हीमोग्लोबिन के साथ। एंड इन बाइकार्बोनेट पाथवे ये जो बाइकार्बोनेट है ये प्लाज्मा में जाता है। एंड इसको बैलेंस करने के लिए जो क्लोराइड का आयन है वो सेल के अंदर एंटर कर जाता है। तो ये तो हो गया प्रोसेस जो टिश्यू के पॉइंट ऑफ व्यू में चलता है। नेक्स्ट है जो लंग्स के अंदर चलेगा। तो जो भी अभी हमने टिश्यू के अंदर किया है उससे ऑपोजिट हमारी लंग्स में प्रोसेस चलता है। तो सबसे पहले है हमारे पास कार्बोनिक एसिड, सॉरी यहाँ पर कार्बोनिक एसिड नहीं आएगा, यहाँ पर आना बाइकार्बोनेट आयन। ओके, तो लंग्स में क्या होगा कि पूरा अपोजिट प्रोसेस चलेगा टिश्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टिश्यूज में जो था उससे अपोजिट लंग्स में चलेगा। सो सबसे पहले क्या होगा, तो टिश्यू में क्या हो रहा था कि जो बाइकार्बोनेट का आयन था वो सेल को लीव कर रहा था एंड क्लोराइड सेल में एंटर कर रहा था। यहाँ पर क्या होगा कि जो बाइकार्बोनेट है वो आरबीसी में वापस एंटर करेगा। सो बाइकार्बोनेट आयन विल मूव इनसाइड एंड क्लोराइड विल मूव आउट। तो इससे क्या होगा, तो बाइकार्बोनेट ने क्या किया, बाइकार्बोनेट आरबीसी के अंदर गया, क्लोराइड ने एग्जिट किया एंड जो हीमोग्लोबिन के साथ हाइड्रोजन आयन बाउंड होता है वो भी लंग्स में आकर रिलीज कर दिया जाता है। तो अब इसमें ये जो रिएक्शंस है ये रिवर्सिबल है, तो यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो हाइड्रोजन आयन विल कंबाइन विद बाइकार्बोनेट जिससे क्या फॉर्म होगा, कार्बोनिक एसिड। दिस कार्बोनिक एसिड विल देन गेट ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है ये हमारी लंग्स के द्वारा बॉडी से एक्सहेल कर दी जाएगी। सो दिस इज हाउ अवर बॉडी बैलेंसेस अवर एसिड बेस बैलेंस यूजिंग हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम। तो इसको सम अप करने के लिए लेट्स सी टिश्यू में क्या होगा एंड लंग्स में क्या होगा। टिश्यूज में सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज आसपास के सेल्स ने रिलीज किया है वो हमारा आरबीसी पिक करेगा। आरबीसी जब उसको पिक कर लेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन करेगी। एंड ये जो कार्बोनिक एसिड है इसे फर्दर ब्रेक डाउन किया जाएगा हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट में। ये जो हाइड्रोजन आयन है ये हीमोग्लोबिन के साथ जाकर बाइंड कर जाएगा जिससे पीएच को मेंटेन रखा जाएगा। एंड ये जो बाइकार्बोनेट का आयन है ये प्लाज्मा में चला जाएगा एंड प्लाज्मा में अगर एक बाइकार्बोनेट का आयन जा रहा है तो एक क्लोराइड का आयन विल मूव इनटू द आरबीसी जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी। और दूसरा पाथवे जो लंग्स में चलता है, लंग्स में क्या होगा कि जो बाइकार्बोनेट आयन इधर प्लाज्मा में आया था वो प्लाज्मा से वापस आरबीसी में जाएगा। आरबीसी में जाएगा तो क्लोराइड आरबीसी को लीव कर देगा एंड जो हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड है वो रिलीज हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके वापस से कार्बोनिक एसिड बनाएंगे एंड ये कार्बोनिक एसिड को आगे फर्दर ब्रेक डाउन किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड फ्रॉम अवर बॉडी वाया एक्सहेलेशन थ्रू लंग्स। सो दैट इज इट फॉर हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम। ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो बफर सिस्टम है वो है प्लाज्मा प्रोटीन बफर सिस्टम। तो इसके नाम से सबसे पहले तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये बफर सिस्टम कहाँ पर प्रेजेंट है। दिस बफर सिस्टम इज एंटायरली प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो ये बफर सिस्टम काम कैसे करता है, तो प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं एंड द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा इज एल्ब्यूमिन। तो ये जो प्रोटीन्स है ये बफर्स की तरह एक्ट करते हैं। कैसे, या तो ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेंगे या तो ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन की बॉडी की नीड्स क्या है। तो दोनों पाथवेज देखते हैं। अगर हाइड्रोजन आयन बॉडी में इंक्रीज है, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज यानी कि बॉडी का पीएच क्या है, कम, यानी कि पीएच डिक्रीज। तो इफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन प्लाज्मा बढ़ जाती है तो प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन आयन को अपने साथ बाइंड कर लेंगे। और अगर उन्होंने हाइड्रोजन आयन को बाइंड कर लिया तो इससे जो एक्सेसिवली पीएच गिरना था वो नहीं गिरेगा, यानी कि बॉडी एसिडिक होने से बच जाएगी।
एंड अगर हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन फॉल कर रही है रैपिडली, तो इसका मतलब क्या है, अगर हाइड्रोजन आयन डिक्रीज तो पीएच इंक्रीज, एंड पीएच इंक्रीज यानी कि एल्कलोसिस। तो हाइड्रोजन आयन अगर प्लाज्मा में डिक्रीज कर रहे हैं तो प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन आयन उनके साथ बाउंड है उसको रिलीज कर देंगे, जिससे हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन वापस स्टेबल हो जाएगी एक हिसाब से। तो इससे जो एक्सेसिवली पीएच में राइज आना था वो नहीं होगा, जिससे पीएच विल रिमेन स्टेबल। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि ये हाइड्रोजन आयन को बाइंड कैसे कर रहे हैं एंड रिलीज कैसे कर रहे हैं जो प्लाज्मा के प्रोटीन्स हैं, तो प्लाज्मा के प्रोटीन्स के पास आयोनाइजेबल साइड चेन्स होती हैं। तो ये जो साइड चेन्स हैं ये बॉडी के पीएच के कंडीशंस के अकॉर्डिंग या तो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेती हैं या फिर हाइड्रोजन आयन को अपने स्ट्रक्चर में से रिलीज कर देती है। सो दैट इज हाउ प्लाज्मा प्रोटीन बफर सिस्टम वर्क्स। Okay, so our next buffer system is bicarbonate and carbonic acid buffer system. तो इस बफर सिस्टम को समझने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो बफर सिस्टम है ये एक्स्ट्रा सेलुलर बफर सिस्टम है। एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स कि ये सेल्स के बाहर प्रेजेंट है, नॉट इनसाइड दी सेल्स, एंड ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ब्लड में। तो इस बफर सिस्टम को समझने से पहले आपको ये एक सेंट्रल इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो ये सेंट्रल इक्वेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन कर रही है वाटर के साथ, एंड वाटर के साथ कंबाइन करके ये बनाएगी कार्बोनिक एसिड। दिस कार्बोनिक एसिड इसे फर्दर डिसोसिएट किया जाता है हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट में। सो कार्बोनिक एसिड क्या है, एसिड कंपोनेंट, एंड बाइकार्बोनेट क्या है, बेस कंपोनेंट। तो जब भी ब्लड एसिडिक होगा, ब्लड एसिडिक, तो हाइड्रोजन आयन कंबाइन करेगी बाइकार्बोनेट के साथ एंड फॉर्मेशन होगी कार्बोनिक एसिड की। कार्बोनिक एसिड को फर्दर डिसोसिएट किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिससे पीएच को बैलेंस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अगर ब्लड बेसिक हो जाए तो बेसिक में हमारा एसिड यानी कि कार्बोनिक एसिड ब्रेक कर जाएगा हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट में। तो हाइड्रोजन आयन यहाँ से हमको मिल जाएंगे, जिससे हाइड्रोजन आयन ब्लड में इंक्रीज कर जाएंगे। तो वन बाय वन देखते हैं एसिडिक ब्लड और बेसिक ब्लड में क्या होगा। एसिडिक ब्लड यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो गई है। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज मींस पीएच विल डिक्रीज, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। सो हाइड्रोजन आयन इंक्रीज तो पीएच डिक्रीज। ये जो हाइड्रोजन आयन है ये बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन करा तो बनाएगा कार्बोनिक एसिड, एंड दिस कार्बोनिक एसिड विल फर्दर बी ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा वाया लंग्स। तो इससे हमें ये चीज भी पता चलती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक रेस्पिरेटरी एसिड की तरह काम कर रहा है। तो नेक्स्ट बेसिक ब्लड का देखते हैं। बेसिक ब्लड में क्या होगा कि जो हमारा कार्बोनिक एसिड है उसकी डिसोसिएशन होगी। डिसोसिएट करके ये क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट। तो हाइड्रोजन आयन यहाँ से हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाएंगे यानी कि हाइड्रोजन आयन इंक्रीज तो पीएच डिक्रीज। तो पीएच वापस अगर डिक्रीज हो जाएगा तो यानी कि वो एसिडिक वाली साइड जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि एसिड बेस बैलेंस वापस से रिस्टोर हो जाएगा। अभी इस टॉपिक में ये एक रेशो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रेशो क्या है, 20:1 की रेशो। इसमें 20 पार्ट्स होते हैं बाइकार्बोनेट के एंड 1 पार्ट होता है कार्बोनिक एसिड का। तो अगर ये रेशो हमारी बॉडी में फॉलो हो रही है तो हमारी बॉडी का पीएच कितना आता है, 7.40, विच इज विद इन द नॉर्मल लिमिट, यानी कि 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में हमारी बॉडी पीएच को कैसे मेंटेन करेगी, अगर वो बाइकार्बोनेट के 20 पार्ट्स एंड कार्बोनिक एसिड के 1 पार्ट को मेंटेन करके रख पा रही है। सो दैट इज इट फॉर कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट बफर सिस्टम है वो है फॉस्फेट बफर सिस्टम। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि ये प्राइमरली कहाँ प्रेजेंट है और कहाँ पर काम करता है। तो ये जो हमारा फॉस्फेट बफर सिस्टम है ये प्राइमरली हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है और किडनीज में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये काम कैसे करता है। काम करता है या तो ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन को अपने साथ बाइंड करवा लेगा, या फिर जो बाइंड किया हुआ हाइड्रोजन आयन है उसे रिलीज कर देगा। तो ये समझने से पहले हम देखते हैं कि जो हमारा रूल बेसिक है उसे वापस से रिकॉल करते हैं। जब हाइड्रोजन आयन इंक्रीज तो यानी कि पीएच क्या है, कम है, और जब हाइड्रोजन आयन कम है यानी कि पीएच क्या है, ज्यादा है, यानी कि बॉडी किसके टुवर्ड्स जा रही है,
एल्कलोसिस के टुवर्ड्स, एंड जब पीएच कम है तो बॉडी किसके टुवर्ड्स जा रही है, एसिडोसिस की तरफ। तो देखते हैं, जब हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन हाई है तो यानी कि पीएच क्या है, लो है। तो जब एक्सेस हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है तब क्या होता है कि जो फॉस्फेट है वो हाइड्रोजन आयन को अपने साथ बाइंड कर लेता है। अब फॉस्फेट ने हाइड्रोजन आयन को अपने साथ बाइंड कर लिया, तो जो पीएच में एक्सेसिव फॉल आना था वो नहीं आएगा। फॉल यानी कि जो पीएच कम होना था ज्यादा हाइड्रोजन होने के कारण वो नहीं होगा, तो पीएच मेंटेन रहेगा। अब इससे उल्टा हो जाएगा, जब हाइड्रोजन आयन कम है, हाइड्रोजन आयन कम है तो यानी कि पीएच क्या है, पीएच ज्यादा है। तो जब हाइड्रोजन आयन ऑलरेडी बॉडी में कम है तो फॉस्फेट ने जो अपने साथ हाइड्रोजन आयन को बाइंड करके रखा है वो उसे रिलीज कर देता है। रिलीज कर देगा तो जो सिग्निफिकेंट राइज आना था हमारे पीएच में वो नहीं आएगा एंड पीएच को बैलेंस करके रखा जाएगा। अब इसमें एक रूल देखिए आप कि जो हमारे रीनल टिब्यूल्स होते हैं, रीनल टिब्यूल्स क्या करते हैं, रीनल टिब्यूल्स में जो फॉस्फेट है वो हाइड्रोजन आयन को बाइंड करता है एंड किडनीज क्या करती है, यूरिन के थ्रू फिर इस हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट कर देती है। एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो लॉन्ग टर्म पीएच कंट्रोल में काम आता है। सो दैट्स इट फॉर फॉस्फेट बफर सिस्टम। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लंग्स एज एन एसिड बेस रेगुलेटर, कि जो हमारी लंग्स है वो एसिड बेस को कैसे रेगुलेट करेगी। तो एक चीज तो हमें पता है कि लंग्स का काम क्या है, ऑक्सीजन अंदर लेकर जाना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। तो लंग्स मेन यही काम करती है, एसिड बेस बैलेंस को कैसे रेगुलेट करेगी, बाय कंट्रोलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स। तो लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स को कंट्रोल करके हमारा एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करके रखेगी। तो इसे समझने के लिए भी आपको बस यही रिएक्शन को अपने ब्रेन में स्टोर करके रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है, कार्बोनिक एसिड आगे टूटता है हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट में। तो लेट्स सी, जब बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर जाती है तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है क्या। कार्बन डाइऑक्साइड एक रेस्पिरेटरी एसिड है, रेस्पिरेटरी एसिड। सो अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है, एसिड क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन इंक्रीज तो पीएच क्या हो गया, डिक्रीज। तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर बॉडी में ज्यादा है तो पीएच कम हो जाएगा। कम होने का मतलब क्या है कि पीएच एसिडोसिस की टुवर्ड्स जाएगा। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके बनाती है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट करके हमें हाइड्रोजन आयंस देगा और ये हाइड्रोजन आयंस के कारण पीएच कम हो जाएगा। तो जब हमारी लंग्स सेंस करती है कि बॉडी में हाइड्रोजन आयन इंक्रीज कर गया और पीएच गिर चुका है, तो लंग्स एक रिस्पॉन्स देती है। तो वो रिस्पॉन्स क्या है, इंक्रीज्ड वेंटिलेशन। इंक्रीज्ड वेंटिलेशन यानी कि हाइपर वेंटिलेशन होती है हमारी बॉडी में। हाइपर वेंटिलेशन मीन्स कि नंबर ऑफ ब्रेथ्स जो लेते हैं 1 मिनट में वो इंक्रीज कर जाती है। अब अगर नंबर ऑफ ब्रेथ्स इंक्रीज यानी कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में से बाहर जाएगी, तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल इंक्रीज होगा तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। अब रेस्पिरेटरी एसिड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम हो गया तो पीएच किधर चला जाएगा, पीएच इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि पीएच टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करने लगेगा। ओके, नेक्स्ट है जब कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज कर जाती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करने से एकदम उल्टा होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज कर गई यानी कि कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन भी कम होगी, और अगर कार्बोनिक एसिड ही कम बन रहा है तो हाइड्रोजन आयन भी कम हो गया। हाइड्रोजन आयन डिक्रीज यानी कि पीएच विल इंक्रीज। तो यानी कि इस कंडीशन में क्या है, बॉडी में पीएच इंक्रीज हो रहा है तो लंग्स क्या करेगी, सेंस करेगी कि हाइड्रोजन आयन कम है और पीएच बॉडी में इंक्रीज कर रहा है। तो इस केस में लंग्स जो रिस्पॉन्स जनरेट करती है उसे बोला जाता है हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन का मतलब है कि जो नंबर ऑफ ब्रेथ्स नॉर्मली 1 मिनट में ली जाती है उससे भी कम ब्रेथ्स ली जाएगी। तो अब अगर सांस ही इंसान कम ले रहा है तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी बॉडी में से कम रिमूव करेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल डिक्रीज हो गया, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक रेस्पिरेटरी एसिड है, यानी कि हाइड्रोजन आयन बॉडी में इंक्रीज कर गए। हाइड्रोजन आयन इंक्रीज तो पीएच विल डिक्रीज। अब अगर पीएच डिक्रीज कर गया यानी कि पीएच टुवर्ड्स नॉर्मल मूव कर जाएगा। तो अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन देखते हैं। हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है और पीएच ज्यादा हो जाता है।
यानी कि टुवर्ड्स नॉर्मल मूव कर जाएगा। हाइपोवेंटिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में इंक्रीज कर दी जाती है, जिसके कारण पीएच टुवर्ड्स नीचे की तरफ मूव करने लगता है, यानी कि पीएच डिक्रीजेस। तो अब देखते हैं कि स्पीड क्या होती है इस रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स की। तो हमारा जो लंग्स हैं इसका रिस्पॉन्स टाइम 10 to 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर है। जो बफर्स हैं वो इससे भी कम स्पीड में काम करते हैं। लंग्स सेकेंड नंबर पर आती हैं एंड जो हमारी किडनीज है वो लंग्स से भी ज़्यादा टाइम लेंगी। तो दैट इज इट फॉर लंग्स एज एन एसिड बेस रेगुलेटर। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किडनीज एज एन एसिड बेस रेगुलेटर। तो सबसे पहले तो जो हमारी किडनीज है ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या था? बफर्स। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस थी हमारे लंग्स एंड जो किडनीज है वो है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अब हमारी जो किडनीज है ये दोनों चीज़ों को रेगुलेट करती है, दोनों चीज़ें यानी कि हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट। तो अगर ये दोनों को बैलेंस करती है तो इसका मतलब है कि ये लॉन्ग टर्म एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखने में हेल्प करेगी। और ये कितना टाइम लेती है वर्क करने में? ये आवर्स से लेकर कुछ डेज लेती है अपना प्रॉपर वर्क करने के लिए। अब जो हमारी किडनी है वो 3 मेजर मैकेनिज्म्स को फॉलो करती है। सबसे पहले हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट करना, जैसे कि हमने पीछे किया कि जो हमारे किडनीज में पोटेशियम है, पोटेशियम के साथ हाइड्रोजन आयन बाइंड करता है एंड यूरिन के थ्रू फिर इस हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट कर दिया जाता है बॉडी में से। तो पहला तो हो गया कि ये हाइड्रोजन जो एक्सेस हाइड्रोजन है बॉडी में उसको एक्सक्रीट कर देती है वाया यूरिन। तो दूसरी चीज क्या है जो हमारी किडनीज करती है? रीअब्सॉर्ब बाइकार्बोनेट। तो हमारी किडनीज क्या करेगी? बाइकार्बोनेट को कंजर्व कर लेगी। कहाँ से? फिल्ट्रेट से। उसको कंजर्व करके वापस ब्लड स्ट्रीम में भेज देगी। तो फिल्ट्रेट क्या होता है? जितना भी हमारा ब्लड है वो फिल्ट्रेशन के लिए कहाँ पर आता है? ग्लोमेरुलस के पास। तो ग्लोमेरुलस से आगे जितना भी फ्लूइड गया उसे हम फिल्ट्रेट बोल देते हैं। तो फिल्ट्रेट में से बाइकार्बोनेट को कंजर्व करेगी एंड वापस हमारे ब्लड स्ट्रीम में सेंड कर देगी। तीसरा क्या है कि रीजनरेट न्यू बाइकार्बोनेट, की नया बाइकार्बोनेट सिंथेसाइज करेगी एंड उसे भी ब्लड स्ट्रीम में भेज देगी जब भी बॉडी को जरूरत होगी। तो अब दोनों केसेस देखते हैं जब एसिडिटी ज्यादा है। एसिडिटी ज्यादा होने का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो पीएच क्या होगा? कम, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। तो जब ये वाली कंडीशन होगी तो किडनीज क्या करेगी? हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन ज्यादा करवा देगी। अब हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन ज्यादा होगी यानी कि पीएच इससे भी क्या होगा कि नॉर्मल के टुवर्ड्स आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दूसरा क्या है कि बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन करवानी शुरू कर देगी। तो अगर बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब होना शुरू हो गया तो यानी कि बेस बॉडी में आना शुरू हो जाएगा जिससे एसिडिटी कम हो जाएगी। तीसरा क्या है? न्यू बाइकार्बोनेट बनना। न्यू बाइकार्बोनेट भी बनेगा तो बॉडी में बेसेस आ जाएंगे तो उससे भी एसिडिटी कम हो जाएगी। तो जब ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली किडनी करेगी तो उससे भी क्या होगा कि पीएच टुवर्ड्स नॉर्मल चला जाएगा। अब दूसरा केस जब एसिडिटी कम हो, एसिडिटी कम होने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन आयंस बॉडी में क्या है? कम है और पीएच क्या है? ज्यादा। हाइड्रोजन आयंस कम तो पीएच क्या होगा? ज्यादा। तो इस केस में हमारी किडनी क्या करती है? वो बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देती है। और बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन ज्यादा होगी, बेसेस बॉडी में से ज्यादा रिमूव हो गए यानी कि हाइड्रोजन आयन बॉडी में इंक्रीज करने शुरू कर देंगे क्योंकि हाइड्रोजन आयंस की भी रिटेंशन होगी जिससे पीएच वापस से नॉर्मल के टुवर्ड मूव करना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज हाउ आवर किडनीज रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस। ओके, सो नेक्स्ट हम करेंगे पोटेशियम एंड एसिड बेस बैलेंस की। एसिड बेस बैलेंस और पोटेशियम का एक दूसरे के साथ क्या लिंक है? तो इसमें आपको याद रखना है कि जो हाइड्रोजन एंड पोटेशियम का आयन है वो सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बिटवीन ऐसे शिफ्ट करते रहते हैं। यानी कि अगर हाइड्रोजन का आयन सेल के अंदर मूव कर रहा है तो उसे बैलेंस आउट करने के लिए एक पोटेशियम का आयन सेल से बाहर आ जाता है यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाएगा। एंड अगर पोटेशियम का आयन सेल के अंदर जा रहा है तो उसे बैलेंस आउट करने के लिए हाइड्रोजन का आयन सेल के बाहर आ जाएगा। तो अब देखते हैं एसिडोसिस और अल्कलोसिस में होता क्या है। एसिडोसिस में जो हाइड्रोजन का आयन है, क्योंकि एसिडोसिस आप याद रखो कि एसिडोसिस में एसिड ज्यादा यानी कि हाइड्रोजन के आयन ज्यादा, तो हाइड्रोजन के आयन ज्यादा होने के कारण वो कहाँ जाएंगे? सेल के अंदर मूव कर जाएंगे। सेल के अंदर मूव करा तो पोटेशियम आयन उसे बैलेंस आउट करने के लिए सेल से बाहर आ जाएगा। पोटेशियम का आयन सेल से बाहर आएगा तो सीरम का पोटेशियम लेवल विल इंक्रीज। एंड एल्कलोसिस में क्या होगा? इससे उल्टा, क्योंकि एल्कलोसिस में जो पोटेशियम का आयन है वो सेल के अंदर जाएगा एंड हाइड्रोजन का आयन सेल को लीव करके बाहर आ जाएगा। पोटेशियम अंदर गया, हाइड्रोजन का आयन लीव करके बाहर आ गया। तो इससे क्या होगा कि सीरम का पोटेशियम लेवल डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि पोटेशियम तो सेल के अंदर मूव कर रहा है। अब पोटेशियम लेवल्स को इतना जरूरी क्यों कंसीडर किया जाता है? क्योंकि जो एब्नॉर्मल पोटेशियम लेवल्स है वो हमारे कार्डियक फंक्शन को अफेक्ट करते हैं।
और कार्डियक फंक्शन को इफेक्ट करेंगे तो हमारे बॉडी में डिसरिथमियाज हो सकते हैं। डिसरिथमियाज क्या होता है? इरेगुलर हार्ट बीट। तो ये एक और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि ये कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है कि सिर्फ एसिडोसिस होगी तभी सीरम पोटेशियम इंक्रीज करेगा, या फिर जब सिर्फ एल्कलोसिस होगी तभी सिर्फ सीरम पोटेशियम डिक्रीज करेगा। ये कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है। और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं बॉडी में जिसके कारण सीरम पोटेशियम इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकता है। और वो कंडीशंस क्या क्या हो सकती है? किडनी फंक्शन अगर अफेक्टेड है उसके कारण भी पोटेशियम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। अगर पोटेशियम इनटेक ज्यादा ले रहे हो, पोटेशियम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, तब भी पोटेशियम इंक्रीज कर सकता है। और अगर पोटेशियम के लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं बॉडी में से किसी भी कारण के कारण, तो भी पोटेशियम के लेवल्स डिक्रीज कर सकते हैं। या फिर कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती है जो पोटेशियम को इंक्रीज करवा देती हैं। इंसुलिन भी पोटेशियम को इफेक्ट करता है। और अगर कुछ अंडरलाइन डिजीज है जो पोटेशियम के साथ पोटेशियम को इफेक्ट कर सकती हैं, या फिर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस हो रही है बॉडी में, तो उसके कारण भी पोटेशियम अफेक्ट हो सकता है। तो ये कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है कि सिर्फ एसिडोसिस और एल्कलोसिस ही हमारे पोटेशियम के लेवल को अफेक्ट करेगी। और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जो अफेक्ट कर सकती हैं। तो हमारे 3 लाइन ऑफ डिफेंसेस कौन से हैं? बफर्स, लंग्स एंड किडनीज। तो बफर क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये क्या करता है? इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है और ये बाइंड या रिलीज करता है हाइड्रोजन आयंस को एकदम इंस्टेंटली। दूसरा है लंग्स, ये हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। ये रैपिड रिस्पॉन्स देता है, यानी कि 10 to 30 सेकेंड्स के अंदर वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ये कंट्रोल करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तीसरा डिफेंस है किडनीज, एंड ये किडनीज क्या करती है? एक स्लो, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देती है एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए। एंड जो किडनीज है वो आवर्स टू डेज लेती है वर्क करने के लिए। ये कंट्रोल करती है हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट को साइमल्टेनियसली, यानी कि साइड बाय साइड दोनों को बैलेंस करती है। इसमें की रिलेशनशिप्स जो आपने याद रखने हैं कि जब भी एसिड बॉडी में इंक्रीज करेगा तो पीएच डिक्रीज कर जाएगा। तो हमारी बॉडी में 2 एसिड जिन्हें हम कंसीडर करते हैं वो कौन से हैं? हाइड्रोजन आयन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी हाइड्रोजन आयन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेंगे तो पीएच क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। या फिर अगर हाइड्रोजन आयन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज करेंगे तो पीएच इंक्रीज कर जाएगा। एंड बाइकार्बोनेट जो कि एक तरह का बेस है, तो जब भी ये इंक्रीज करेगा, बेस इंक्रीज करेगा तो पीएच भी इंक्रीज करेगा। बाइकार्बोनेट इंक्रीज, पीएच इंक्रीज। बाइकार्बोनेट अगर डिक्रीज तो पीएच भी डिक्रीज। तो यानी कि जो तो एसिड है, यानी कि हाइड्रोजन आयन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये पीएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं, यानी कि अगर एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज कर जाएगा। एंड जो बाइकार्बोनेट है ये पीएच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है, यानी कि अगर बेस इंक्रीज करे तो पीएच भी इंक्रीज ही करेगा। नेक्स्ट, पोटेशियम एंड एसिड बेस बैलेंस का आपस में लिंक किया है। अगर एसिडोसिस होती है तो पोटेशियम, सीरम पोटेशियम टेंड्स टू इंक्रीज, कि वो इंक्रीज हो सकता है। एल्कलोसिस में सीरम पोटेशियम टेंड्स टू डिक्रीज, कि वो डिक्रीज हो सकता है। पर ये कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर एसिडोसिस होगी या फिर एल्कलोसिस होगी सिर्फ तभी ही पोटेशियम इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेगा। और भी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं बॉडी में जिसके कारण पोटेशियम के लेवल्स हमारी बॉडी में इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एसिड बेस बैलेंस।